बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाई देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब, जवाद फैज़ी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि PTI इस वक्त मुश्किलात में घिरी है और हड़बड़ाहट का मुसलसल शिकार है। एक के बाद एक मुतनाज़े कदम उठा रही है, लेकिन उनका हर उठने वाला कदम उन्हें मंजिल से करीब करने के बजाय मजीद दूर धकेल रहा है। मिसाल के तौर पर PTI ने पहले इंतखाबात को मुतनाज़ बनाते हुए अदलिया से उम्मीदें वापस्ता की, लेकिन 26वीं यानी तरमीम और इसके बाद अब जजेस की होने वाली नई तकर्रियां ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उन्हें यहाँ से रिलीफ मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। एक के बाद एक एहतजाज किया, लेकिन जो 26 नवंबर को एहतजाज किया उसके बाद जलसे जुलूस और एहतजाज वाली हिकमत अमली अब ठप होती हुई नजर आ रही है, जिसका अक्स हमें स्वाबी जलसे में भी मिलता है। PTI ने बहुत पहले भी आलमी इदारों को खतूत लिखे, ट्रंप से उम्मीदें लगाई, पसे पर्दा मुलाकातें की, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। अब फिर PTI ने कल दो तरह के खतूत लिखे जाने का दावा किया। एक खत और डोजियर IMF के पाकिस्तान में मौजूद वफ्द को भेजने का दावा है, तो साथ ही साथ ये भी बताया कि बानी PTI की हिदायत पर आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा गया है। इस खत का आज बाकायदा जवाब मौसूल हो चुका है, जिसमें आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि उन्हें ना तो कोई खत मिला और अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये जवाब ये बताने के लिए काफ़ी है कि PTI के लिए मुस्तकबिल करीब में किसी रिलीफ या स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब एक तजारती वफ्द के हमरा पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज एक तकरीब में 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत हुए हैं। साथ ही साथ पाक तुर्क तजारत को $5 अरब की सतह तक ले जाने पर भी इत्तफाक हुआ। लेकिन हकायक कुछ यूं हैं कि गुज़िश्ता 2 बरसों से हमारी तुर्किया को बरामदात में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता माली साल दोनों ममालिक की दो तरफा तिजारत $55 करोड़ से भी कम रही। माली साल 2022-23 में तुर्किया के लिए पाकिस्तानी बरामदात $32 करोड़ 14 लाख थी। सिर्फ 2021-22 में तुर्किया के लिए पाकिस्तानी बरामदात $36 करोड़ 56 लाख थी, जो सबसे ज्यादा थी। इन अदाद-ओ-शुमार के होते हुए $5 अरब तक तजारत को ले जाने का हदफ कुछ गैर हकीकी साथ में महसूस होता है, लेकिन गुज़िश्ता माली साल दोनों तरफ से सिर्फ $55 करोड़ की तजारत हुई। तो अब कौन सा मैदान है जिसमें दोनों ममालिक नए सिरे से तजारत को फरोग दे सकते हैं और मुकर्ररा गोल अचीव कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बानी PTI के खतूत के हवाले से, जिसमें से एक तो गया आर्मी चीफ साहब को, जिसका रद्द-ए-अमल भी आज सामने आ गया, लिहाजा उसी का खुलासा कर लेते हैं। वलीद साहब, मुझे ये बताइएगा, 2 खत पहले भेजे तब भी कोरा करारा जवाब, तीसरा खत आज भेजा उसमें भी कह दिया कि अव्वल तो मिला नहीं, मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं। सर, इस जवाब तो बड़ा सादा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर जरा इसकी तशरीह फरमाइएगा। देखें, वो खुला खत लिख रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने खत लिखा, खत भेजा, यानी खत फिर होता है कि ऑब्वियसली अगर आप समझ रहे हैं कि किसी बंदे ने आपको खत लिखा है तो वो किसी लेटर पे होता है, किसी कागज़ पे होता है, किसी चीज़ पे होता है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो खुला खत है, यानी कि ये मैंने ट्वीट कर दिया, बस यही समझें कि आपको मुखातब करके हमने आपको ख़त लिख दिया है। इससे पहले भी ये कहा गया कि जी वो हमें तो कोई ख़त नहीं मिला जिसका हम कोई जवाब दें। अभी ये वाज़े जवाब आ गया जी, अगर ख़त मिला भी तो वो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा, बस इतनी सी बात है। अब ये बात जो है, इसके 3 खत हो गए, अब 10 भी हो सकते हैं, वो हर दूसरे दिन खत लिख सकते हैं। इससे पहले वो एक पैगाम भेजते थे ट्विटर के ज़रिए, जो पैगाम नशर नहीं होता था। अब शायद वो क्योंकि ख़त की सूरत में आना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा डिस्कशन और बढ़ गई है, उसको फेम मिलना शुरू हो गया कि जी खत लिखा है जी सीधा सीधा आर्मी चीफ को, तो उस पर कोई ना कोई बात हो जाती है जिससे ज़्यादा फिर हलचल क्रिएट होती है। लेकिन ये कि आगे से रिस्पांस उन्हें पहले ही पता है कि इसका रिस्पांस हमें क्या मिलना है। लेकिन अहमद साहब, रिस्पांस का उनको जैसे कि पहले से इल्म है और हमें भी पता चल रहा है कि 2 खत के बाद जो तीसरा खत है उसके ऊपर भी कोई मतलब खातिर ख्वाह कुछ नहीं है। फिर बानी PTI के जहन में क्या है, या वो जो मकासद इससे अचीव करना चाहते हैं, आपको लगता है वो उन्हें हासिल हो रहे हैं? बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना। देखें, शुरू से जब से वो जेल में है या इवन उससे पहले भी वो ये कहते थे कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये चोर डाकू हैं, इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है। मुज़ाकरात वहाँ करेंगे जहाँ जिनके पास पावर है, ठीक है। काफ़ी अरसा वो इस चीज़ पे कायम रहे। फिर उन्होंने महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते बढ़ाए, फिर उनके थ्रू थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। महमूद अचकज़ई ने कहा कि भाई मैं तो सियासतदानों से ही बातें कर सकता हूँ, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एकदम से कहा कि हुकूमत को कि ठीक है जी, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और ये पहली 3 शर्तें हैं, इन शर्तों को आप पूरा करें, यानी कि एक 26 नवंबर वाली, एक 9 मई वाली, और एक जो इसकी
رہائی کی اسیران اور اس میں وہ خود بھی شامل تھے. تو یہ جو شرائط پری کنڈیشن تھی اس پہ آبویسلی بڑی ڈبیٹ ہونی تھی, مذاکرات ہونے تھے, لیکن وہ مذاکرات بھی بیچ میں رہ گئے. اب وہ واپس اسی طرف چلے گئے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہیں پہ بات ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے بانی پی ٹی آئی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سے لے کے آج تک کا آپ ان کا پورا انالیسس کریں تو ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی ادارہ رہا ہے. اور اس ادارے کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا, کیا یعنی کہ پہلے جنرل باجوہ کے بارے میں, اور اس کے بعد اوور آل جو پاکستان کی افواج ہیں ان کے بارے میں, ابھی جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں, یعنی کہ قبر تک پیچھا کروں گا. یعنی لیکن پھر ہوپ بھی انہی سے ہے, قبر تک پیچھا کروں گا لیکن مذاکرات آپ سے ہی کروں گا, جیسے گن پوائنٹ پہ مذاکرات کرنے آپ سے. یعنی کہ یہ لگ رہا ہے, یعنی کہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارا قبر تک پیچھا کر رہے ہیں, ساتھ اگلے دن کہتے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرو, اور مذاکرات کیا ہے کہ مجھے چھوڑو. یعنی مین چیز تو یہی ہے کہ بھئی ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی, اور آپ اپنا واپس جائیں اس آئینی حدود میں. ٹھیک ہے. جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تو اس وقت تو آئینی حدود کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی. یعنی وہ خود سمجھتے تھے کہ جو کوئی آرمی چیف ہے وہ اس ملک کا سب کچھ ہے, یعنی کہ باپ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اب وہ ان کا نظریہ چینج ہوا, تو نظریہ چینج ہوتے ہی وہ ایک طرف گن اٹھائے ہوئے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں میرے ساتھ مذاکرہ کرو. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ مجھے یہ بتائے گا, چونکہ آپ براہ راست اس ادارے میں سرو کر چکے ہیں, تو آئینی حدود میں واپسی کا جو سٹیٹمنٹ ہے بانی پی ٹی آئی کا, دوسرا ایک تو اس پہ بھی آپ نے مجھے روشنی ڈالنی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہی رہا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو اگر مطلب اس ایک مخصوص ادارے سے وہ اپنے تعلقات کو بڑا مضبوطی سے قائم نہیں رکھ پاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو واپسی کا راستہ نظر آ جاتا ہے اور دکھلا دیا جاتا ہے. یہ تو ایک جو چیز تھی اس میں بھی کلیئرٹی آ گئی, جیسے ولید صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ تاثر تھا نا کہ خط بھجوایا ہے, اب تو جو کھلے عام خط ہے, مطلب یعنی کہ ٹویٹر کی صورت میں وہ ایک خط لکھتے ہیں جس کا جواب وہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آئے یا نہ آئے, لیکن آج جو جواب ہوا وہ بھی پہلے کی طرح ہے کہ جی کوئی دلچسپی ہے نہیں, ملا تو پڑھوں گا نہیں. تو سر پھر یہ میسج کس طریقے سے کنوے کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے کنوے کیا جا رہا ہے, کہ وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر صرف یہ کہہ دینے سے بات بن جائے گی کہ نہیں بھی آئے گا تو پڑھوں گا نہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ہلچل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں, ان کا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک یہ تناؤ جو ہے یہ تو چل رہا ہے, یہ تو کوئی یو کین ناٹ ڈینائی دس. اور بار بار وہ جس طرح ولید صاحب نے بھی فرمایا, بار بار وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ان کے لیڈر بھی کہ جناب یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, ہم تو بالکل جن کے پاس پاور ہے انہیں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور جو کہ ابھی تک اس پہ کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا, کہ بلکہ ایک دو چیزیں جو خبریں آئی ہیں سامنے کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب کو جو رپورٹڈ میڈیا میں ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو آرمی چیف کی وہاں پہ کی ملاقات ہوئی پشاور میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو آپ کے گریونسز ہیں یو گو اینڈ ٹاک ٹو دی, یہ پولیٹیکل ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کریں یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. تو وہ پروسیس بھی آپ نے دیکھا وہ فیل ہو گیا. دیکھیں جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, ٹاپ لیڈر جو ہے, اگر وہ جیل میں ہو تو آپ یا تو ان کو ایسے ڈینائی کریں کہ وہ نہ کسی اپنے لائرز کو انٹرویو دیں, وہ ملتے ہیں ہر روز جناب لائرز کے ساتھ, یہ ان کے کورٹ کیسز جو ڈالا جیل میں ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی ادھر ہوتے ہیں, ان کے تھرو بھی وہ بات آتے ہیں تو میسیجنگ ہوتی ہے, ان کے فیملی کے لوگ بھی ان کو ملتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی ان کو ملتے ہیں, اور باہر آ کے میسیجنگ ہوتی ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں. تو لہذا یہ اس تناؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, یہ ایک پولیٹیکل حکمت عملی ہے کہ ہم نے کیسے ملٹری ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کرنا ہے. اب یہاں پہ جو باریکی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان لیٹرز کو اوپن کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یا تو فیلڈ انویلپ ہو, وہ جائے, نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا نہ دنیا کو پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے اگر وہ فیلڈ انویلپ ہوگا تو کبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ان کو یہ تو پتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جواب نہیں ملنا, نہیں میں آپ کے پاس ہی واپس آ رہی ہوں, لیکن کیا پتا وہ دنیا کی ہی توجہ چاہ رہے ہوں اس معاملے پر.
नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो उनको बार बार एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल आए, कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो जाए एट एनी लेवल, हाँ नॉट जी एट द टॉप मोस्ट लेवल, जी लेकिन नीचे अपने जो आपके लीडरशिप के लेवल पे और विद इन दी इदारा ऑल्सो। लेकिन मेरा ख्याल है उनका मकसद जो है वो टू फोल्ड है। ठीक एक है तो ये कि इदारे को एंगेज करें और इदारे को अपने व्यूज जो है इन तमाम नेशनल इश्यूज पे बार बार बताएं। दूसरा, ओपन करने का फायदा उनको ये है कि विद इन सेकेंड्स वो जब सोशल मीडिया पे आता है पूरी दुनिया उसको एक्सेस करती है। अब ये ठीक तो है अब हम सब ठीक माने है। चले यहाँ इस पे वक्त आपने यूरोप एक में बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे बात की, आपने कहा ओपन लेटर लिखने का फायदा ये जरूर हो जाता है कि पूरी दुनिया उसको एक्सेस करती है, लेकिन इसके बरक्स मेरा एक सवाल अब ये भी है कि इस तरह से खुलेआम खतूत लिखने का नुकसान क्या क्या हो सकता है? रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि ओपन लेटर। नुकसान बिल्कुल ये है, मैं रज़ी साहब से नुकसान है इसके कि ऊपर आपका मिलिट्री जवाब ले लूं। लीडरशिप जो है वो जाहिर बात है इसको इग्नोर करेगी। ठीक वो है, जब इन लेटर्स को इग्नोर करेंगे तो वो मैसेज बड़ा आई क्लियरली गॉट दे योर कि भाई पॉइंट आप ब्रिगेडियर जितने लेटर साहब। लिखते जाएं, हमने इन पे कोई हमारा नाउ लेट मी कोई कंटिन्यू इंटरेस्ट विद ना, हमने रिजवान इसको रज़ी साहब एक्शन प्लीज। करना। रिजवान रज़ी साहब चलें आपकी भी ओपिनियन मैं इसी पे जरूर चाहूंगी जी। कि खत लिखने के फायदे कौन से हैं और खत लिखने के नुकसानात कौन से। और आपने कहावत सुन रखी होगी, वो कहते हैं कि मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई की मुसलसल दस्तक से कभी ना कभी दरवाजा खुल सकता है, अब नहीं तो कब, या फिर आपको लगता है कि हालात अब हाथ से निकल गए हैं? बानी पीटीआई और उनके हमअसर क़यादत जो है, जो पीटीआई को चला रहे हैं, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमें आज से 1 साल पहले बताते थे कि फौज के रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर हमारी सपोर्ट भी मौजूद है और हमारी हमायत भी मौजूद है, और इसके बायस ये बस ऊपर के ब्रिगेडियर, चंद ब्रिगेडियर और जर्नैल जो हैं और चंद जर्नैल जो हैं वो हैं जो हमारे खिलाफ हैं, बाकी तो सारी फौज की रैंक्स एंड फाइल में है। 1 साल बाद वो ये कहने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ी मीडिया के ऊपर साजिश हुई थी वो ARY ने शहबाज गिल के साथ मिलकर की थी, जिन्होंने उनका एक लंबा बीपर लिया था। मैं माजरत चाहता हूं नाम लेने का, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइम हुआ था। जिन्होंने एक लंबा बीपर लिया था और शहबाज गिल साहब ने पाकिस्तान फौज के लोअर रैंक के अफसरों यानी कि कर्नल और उससे नीचे के अफसरों और जवानों को कहा था कि वो अपने आला हुकाम के अहकामात मानने से इनकार कर दें, क्योंकि वो बानी पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा देखिए, बानी पीटीआई ने भी एक से बेशतर मौकों पे कहा है, यानी उन्होंने जब ऐलान किया कि हम सियासत से अलग होना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, मुझे इक़्तिदार में बिठाएं तो फिर आप सियासत से अलग हैं, वरना आप सियासत से अलग नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं, बानी पीटीआई ने दोबारा अटैक किया अहमद शरीफ साहब DGISPR के ऊपर। अब DGISPR तर्जुमान है, एक प्रोफेशनल सोल्जर है, उसके ऊपर क्यों अटैक किया गया? उसके ऊपर इसलिए अटैक किया गया कि वो बच्चों में जा रहे थे, कॉलेजेस में जा रहे थे, यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, हमारे अदारे का बयानिया बयान कर रहे थे। और आपको पता है कि अपने चीफ साहब भी पिछले परसों ही शायद किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए हुए थे और वहां पे उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट जा सकती हैं, तो फिर बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना नेशनल इदारे हैं वो क्यों नहीं जा सकते? नहीं, उन्होंने तो अपना सियासत का तो बयानिया नहीं वो लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सियासतदान अगर जा सकता है यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे इदारे के सरबराहान भी जा सकते हैं। सियासतदान जाए ना जाए, हमारे अदारे के सरबराह को बहरहाल जाना चाहिए। तो अब देखिए, पहली दफा अहमद शरीफ साहब के बारे में नाम लेकर बानी पीटीआई ने उनके किरदार के ऊपर अटैक किया, किसी एक जर्नैल को सिंगल आउट करके किसी के ऊपर किया। तो ये वजह क्या है? ये वजह बुनियादी तौर पे ये है कि पीटीआई दोबारा उस बयानिए की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन अब रावी के पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया है। अब जो है अदारे के अंदर अगर कोई हमदर्दी का लेवल था, अब ये मेरी राय है और मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के भी बात कर रहा हूं, हमारे भतीजे भांजे ही है ना वहां पे। अब मैं आपसे अर्ज करूं, वो जो आज से 1 साल पहले हमदर्दी का लेवल हो सकता था, वो जो 1 साल के दौरान उन्होंने अदारे के खिलाफ मजमूई तौर पे जो बदजुबानी की है, उसके नतीजे में उसमें खासी कमी आई है और उन्हें भी ये बात का एहसास है
اور وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈیوائیڈ کو, اس خلیج کو بڑھائیں اور یہ کہیں کہ میری مقبولیت ادھر بھی ہے اور میری مقبولیت عوام کے اندر بھی ہے. وہ میڈیا کا آئی بال چاہتے ہیں, آئی بال ان کو روزانہ مل جاتا ہے. ہم 7 بجے بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, آئی بال ان کو روزانہ مل جاتا ہے میڈیا کا. اور یہ بھی جو ساری حرکات و سکنات ہو رہی ہیں, لیکن سر ہمیں اس چیز کو بھی تھوڑا ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست بھی جو ہے نا وہ آخری فکرہ وہ میڈیا کی پیداوار ہیں, انہیں میڈیا کی مسلسل ضرورت ہے. وہ خط لکھیں, وہ بے رنگ لکھیں, وہ کوریئر بھیجیں, وہ نہ بھیجیں, انہیں میڈیا کے اوپر روزانہ پریزنس چاہیے اور یہ نام نہاد اوپن خط سے انہیں یہ پریزنس ملتی. فیصل صاحب, اگر کسی شخص کو ہم میڈیا کی پیداوار کہیں تو پھر اگر اس کا کچھ جلسہ ہو, جلوس ہو, تو پھر اسی اثناء کے دوران ہم لوگ حکومتی عہدیداران کی یا ان کے اتحادیوں کی بھی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی گھنٹے میں کوئی درجن بھر پریس کانفرنسز آ جاتے ہیں. تو میڈیا تو ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ وہ ہر شخص کی اس وقت ضرورت بن چکا ہے جس نے بھی اقتدار کے مزے چکھنے ہیں یا پھر اس کا جو ہے یوں کہہ لیں کہ اہتمام کرنا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے گا, جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف صاحب کی, انہوں نے کہا نا, جیسے میں پھر اگین ریپیٹ کروں گی کہ اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے. اگر میں ان دونوں سطروں کو ملا کر پڑھوں تو جواب آپ کا کس انداز میں ہوگا؟ دیکھیے, زیادہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر کے, کیونکہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کیوں لکھتے ہیں. اس کے جوابات تو میرے تینوں دوستوں نے دے دیے. اصل تو بات آج کی تھی بھی یہی کہ آرمی چیف صاحب کا جواب کیا ہے. دیکھیں, 3 جو خط ہے نا, اس کا تینوں کا اکٹھا ہی انہوں نے دیا جواب ہے, جواب ہے, جواب ہے. اور اس کا تو پتہ ہے خان صاحب کو بھی کہ 3 دفعہ اکٹھی دینے سے کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ بھی پتہ چل گیا کہ آرمی چیف نے ساتھ ہی جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اب وہ شاید اگلے سیگمنٹ میں آپ نے بات کرنی تھی, لیکن اس کو مجھے جوڑنا پڑے گا. اگر کہ چال بازیاں نہیں چلیں گی, ملک ترقی کر رہا ہے. ایک جانب آپ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہو, آپ ڈوزیر بھی بھیج رہے ہوں, آپ ملک کے معاملات اور آئی ایم ایف کو لکھ کے ملک کو معاشی طور پہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف دھکیلنے کی باتیں کریں. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ملک ترقی کر رہا ہے, یہ واضح پیغام ہے, صرف خط کا معاملہ نہیں ہے. یہ خط کا معاملہ نہیں. میں اگری کرتی ہوں کہ جو اپنے ملک کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں نا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دوسروں سے شیئر نہ کریں یا ان کے ساتھ ڈسکس نہ کریں, لیکن سر یہ بھی تو اصولی ہونا چاہیے نا کہ اپنے ہی ملک میں ان تحفظات کی, ان معاملات کی سنوائی بھی ہو. جب پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا, پھر آپ وہ کہتے ہیں نا, پھر آپ پڑوسیوں کا منہ دیکھتے ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. نہیں دیکھیے, ابھی دیکھیں یہ نظریات کی بات ابھی میرے بھائی احمد ولید صاحب نے کی تھی کہ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ آرمی چیف ابا جی ہوتے ہیں. پھر وہ نظریے پہ بھی تو قائم نہیں رہتے نا. جو بھی آرمی چیف ہو انہیں کہنا چاہیے وہ قوم کا ابا ہوتا ہے, ہمارا بھی ابا ہے. اگر پہلے دن سے ہی ابا جی کہہ رہے ہوتے اور یہ نہ کہتے میں چھڑاں گا نہیں, میں پیچھا کروں گا, میری بیگم کو کچھ ہوا, مجھے کچھ ہوا اور ریڈ لائن ہے, یہ کر کے باتیں, اور آپ دوبارہ بھی وہی چیزیں کر رہے ہوں کہ آپ ادارے کو بھی جو ہے پروپیگنڈے کا شکار کر رہے ہوں, آپ بیرون ملک بھی جگہ ہسائی کا باعث بن رہے ہوں, آپ لابنگ فرم بھی ہائر کریں, آپ خط بھی ایسے لکھیں کہ لو جی پوری دنیا دیکھ لے کہ ہمارے ملک عدالتیں موجود ہیں نا. سلمان اکرم راجہ صاحب روز بحث کرتے ہیں, وہ نتیجہ نکل آئے گا. جو آپ کو مشکلات ہیں, جو آپ کے مسائل ہیں, ان کا کوئی حل نکلے گا نا. ہو چکی ہو اور مسلسل ہو رہی ہو, وہاں پہ نتیجے کیسے نکلیں گے فیضی صاحب؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آپ کسی دن حافظ صاحب کو پروگرام میں بلا لیں, آپ کی تسلی تشفی ہو جائے گی. آپ چپ کر کے سنیں گے, میری بھی سنو, میری بھی سنو چپ کر کے, میری بھی سنو چپ کر کے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے جائز سوال پوچھوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آ کے میری تشفی اور تشفی کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں عرض کروں, دیکھیں جملہ مکمل اگر ہو جایا کرے تو آپ بے شک, میں ساری رات بیٹھا ہوں اور آپ جملہ پھر پورے نام کے ساتھ مکمل کرنا. میں حافظ حلوائی بھی کہہ سکتی ہوں, میں تو حافظ کہتے ہیں ٹائر والا بھی کہہ سکتی ہوں. نہیں, حافظ والا بھی ہے. آپ کون سے کس حافظ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے ذریعہ, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, میں بالکل نہ کسی پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, نہ میں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان سے مل کے آیا ہوں, تو میں نے انہیں بھی چھیڑ کے کہا کہ مولانا آپ کی جو وہ خطابات تھے وہ ڈیلیٹ کب تک ہو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کون سے, میں نے کہا جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ
एजेंट है, इसराइली एजेंट है, तो उन्होंने की करना है अगर आपने क़यादत करनी है। सही। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि अभी आप आगे आगे देखिएगा, मैं अपनी तकरीरें डिलीट करने वाला नहीं हूं। लिहाजा ये सारे मामलात इस तरह होते हैं कि मैं जिस नुक्ते पे हूं, और मैं वल्लाह मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ईमान के तकाजे के मुताबिक कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा ना, वो तो काबिल कबूल किसी के लिए होनी भी नहीं चाहिए। रह गई बात ये कि सियासी मसाइल या जेल के अंदर मसाइल, और आपने कहा ना कि कभी तो दस्तक देंगे, दरवाजे खुल ही जाएंगे, और मेरा ख्याल है 14 साल बाद तो खुल ही जाएंगे, लिहाजा उन्हें भी थोड़ी सी तसल्ली रखनी चाहिए, फटाफट फ्लेयर अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 14 साल में पाकिस्तान मेरे भाई मैं आखिरी जुमला सुन ले, मेरे भाई रजी साहब ये कह रहे थे कि जी मीडिया पे वो जिंदा रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया पे वो जिंदा रहने के लिए हर वो चीज ना करें जो उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, तजवीज़ के साथ आ गया। फैज़ी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो ये बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पीटीआई ने IMF वफ्द को एक डोजियर भी भेजा है, और डोजियर और खत दोनों को उसमें क्या कहा गया क्या नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन। तो नाज़रीन, एक खत आर्मी चीफ को लिखा गया, एक खत चीफ जस्टिस को लिखा गया, अब एक खत जो है वो और डोजियर वो भेजा गया है पीटीआई ने IMF के उस वक्त को जो कि इस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और उसमें उन्होंने 2024 के इलेक्शन से मुतालिक एक गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जो है वो भी उन्हें शेयर की है उनके साथ ही साथ जो डोजियर में आम इंतखाबात के हवाले से धांधली के जो कुछ शवाहिद उनके पास मौजूद है वो भी उन्होंने उनके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस शाही अफरीदी साहब को उन्होंने ख़त लिखा था, उस ख़त का हवाला और उस से जुड़ी खबर भी उन्होंने इस खत में मेंशन कर दी है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, ये जो डोजियर थमाया गया है, जो खत भेजा गया है IMF के वक्त को पीटीआई की तरफ से, इसको संजीदगी से देखना चाहिए हुकूमत वक्त को, या उनके लिए कोई परेशानी का बाइस बन सकता है ये? देखिए, पहली बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको बिल्कुल जेब नहीं देता, ना उनको ये राइट है कि वो पाकिस्तान के किसी भी नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये तो प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। वो अलग है कि जनाब, जब पाकिस्तान पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन लगाई थी दिसंबर में, तो मुझे याद है कि पीटीआई के जो लोग वहां पे अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल इन सैंक्शंस को जो है सपोर्ट नहीं करते, और हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है हम उससे बात करेंगे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको रिवर्स किया जाए। एक तो ये बात। देखिए, बात ये है कि इस वक्त एक बड़ी एबनॉर्मल सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख में। पहली मर्तबा IMF की जो टीम आई है, देखिए कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा दिन आएगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और मेरा ख्याल खबर ये भी थी कि वो चेयरमैन FBI को भी मिलेंगे, और एक दो और ऐसे इदारे वहां पे भी जाएंगे और पूरी ब्रीफिंग लेंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी खबर आ रही थी कि वहां पे वो जाएंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और बाकी जो गवर्नेंस के मामला है। मैं तो समझता हूँ को चेयरमैन नैब को भी मिलना चाहिए पाकिस्तान में एहतसाब के मामला को देखने के लिए, खासकर 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है कि करप्शन रेटिंग हमारी गिर गई और खराब हो गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी भी खत्म नहीं होगी है जिस तरह कहा जा रहा है कि जी डेमोक्रेसी इज मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। आप ही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से मिलना चाह रही है या बात कर रही है तो वो गलत है, लेकिन जमहूरियत का आप ये भी मुझे बता रहे हैं कि चेयरमैन FBR से भी मिल सकते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम हुकूमत में इसको वेलकम किया जा सकता है, लेकिन वली साहब ये क्या आप इसको ये मुझे बोलने दे 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चीफ जस्टिस को मिल सकते हैं तो अगर ऑपोजिशन वाले जो है अपना डोजियर देना चाहते हैं दे, इट विल सेंड अ गुड मैसेज कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी है कि ऑपोजिशन को इजाजत है कि वो भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करे IMF को, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाना। ठीक है, अगर इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए वलीद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF का मिशन मिल रहा है, तो फिर आपको लगता है कि PTI का डोजियर देना या खत देखना भी जायज़ है? देखिए, वो पहले भी आए थे तो इनसे मुलाकातें हुई थी उनकी जी,
اور آپ جو اگر وہ ڈوزی انہوں نے دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں الیکشن جو بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل آبزرورز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹس دیتے ہیں. اگر کوئی اس میں پرابلمز رہی ہوں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے. اور آپ پڑھ لیں انٹرنیشنل میڈیا پہ اس وقت بھی کوئی اگر اس طرح کی چیزیں تھیں اوپر نیچے تو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ IMF کو پتہ نہیں اس کا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن ایسی انہوں نے دے دی ان کو کہ جو IMF کے وفد کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے الیکشن میں یہ پرابلمز آئی تھی. یعنی اگر انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں, انڈیا میں جو مودی نے جو کچھ کیا تو اس کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. پاکستان کے الیکشنز بھی انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جن جمہوری ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں ان کے آبزرورز آتے ہیں, ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کے الیکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی کوئی ایسا سالڈ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ آپ کے الیکشن صحیح نہیں تھے اور ہم آپ کی یہ چیزیں بند کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, وہ جسٹ ایک آبزرویشن ہوتی ہے ان کی اور وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے فیضی صاحب, مجھے یہ بتائیے آرمی چیف کو لکھے گئے خط سے تو حاصل وصول کچھ ہوا نہیں, ان کو کر کے کوئی فاقہ ہوگا؟ نہیں, جس طرح ابھی کہا گیا کہ کوئی اتنا فاقہ نہیں ہوگا. دیکھیے انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے PTI کا کیا موقف تھا, پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کہاں کہاں مظاہرے ہوئے, پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا 26 نومبر کو جو واویلہ ادھر سے کیا گیا یا جو جواب دیا گیا, وہ سارا کچھ انہیں علم ہے اور انہیں سارا پتہ ہے. میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جب اہل سیاست آمنے سامنے ہوتے تھے باہم دست و گریباں تو وہ ملک دشمنی کے الزام لگایا کرتے تھے, اور مخالف جو ہے وہ صرف وضاحتیں ہی دیتا رہتا تھا کہ نہیں 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 نہیں, وہ محترمہ بینظیر پہ بھی لگے, میاں صاحب پہ بھی لگے, اور لسٹوں کی فہرستوں کی بات بھی ہوئی, اور پھر جی مودی کے یار کے تانے بھی دیے گئے. یہ سب کچھ ہوا تو وہ وکالتیں اور صفائیاں اور وضاحتیں دیتے تھے کہ نہیں اللہ دی قسمیں ایسی ملک دشمن نہیں ہے. یہ پہلا موقع میں دیکھ رہا ہوں کہ جب خود لکھ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہا جاتا ہے ہاں ہم نے لکھا ہے بیرونی اداروں کو, ہاں ہم نے ڈوزیر دیے ہیں. آت خدا دا ویر, اللہ معاف کرے, میرا خیال ہے پھر سے سوچ لینا چاہیے, اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. مزید خبریں لگ جائیں گی لیکن عملاً میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی باہر بیٹھا کوئی بندہ یا ادارہ تو چلو جی دوبارہ الیکشن کراؤ. میں ذرا رضی صاحب سے کامنٹ, رضی صاحب جیسے فیضی صاحب نے کہا خبریں بن جائیں گی, خبر کی حد تک تو خبر بن سکتی ہے, لیکن اس خبر کا کوئی آپ کو لگتا ہے نتیجہ بھی نکلے گا؟ نہیں, نتیجہ پہلے ہی نکل چکا ہوا ہے, لیکن وہ ہمارے عوامی سواری ہے ایک رکشہ, اس اکثر رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ سواری لبے نہ لبے سپیڈ 190. اس وقت PTI کی سیاست بھی مجھے سپیڈ 190 پہ نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے یہ ڈوزیئر جو ہیں یہ پہلے مسترد ہو چکے ہیں IMF سے, تبھی پاکستان کے لیے یہ والا پیکج اپروو ہوا تھا, تو ان کا کوئی وہ والا امپیکٹ تو نہیں ہوگا. ان کا ٹارگٹ صرف میڈیا ہے اور میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز بنے گی جیسے جواد فیضی صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے, خبر بنے گی لیکن اس کا نتیجہ صفر ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے کہ تو حکومت خبریں بنا رہی ہے, کیا اس کا بھی نتیجہ 0/0 ہے یا نہیں؟ اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بریک کے بعد یہ سیگمنٹ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان صاحب وہ پاکستان کے دورے پر ہیں. 2 روزہ ان کا سرکاری دورہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کی جو ممبران ہیں اس وقت کے, انہوں نے 24 کے قریب معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی اور پاکستان کا تجارتی حجم بڑھا کر $5 ارب کی سطح پر لانے پر اتفاق ہوا ہے. اب ترکی کے صدر کا یہ جو دورہ ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, وہ بھی ایسی صورت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں وہ دن بدن چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹرمپ بھی اس حوالے سے بہت ساری اہم سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پاس آن کر چکے ہیں. تو ایسے میں ترک صدر کا پاکستان کا دورہ, اس دورے کے ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. رضوان عزیز صاحب, دیکھیے ترکی کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور خاص طور پہ رجب طیب اردوان صاحب کی آمد کے بعد انہوں نے ایک طریقہ کار بدلا کوآپریشن کا. 2008 کا زلزلہ آیا تو زلزلے کے بعد جب بحالی کا عمل شروع ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پیسے نہیں دیں گے, ہم آپ کو ایسٹس بنا کے دیں گے, یونیورسٹی بنوانی ہے وہ بنوا لیجئے. اور پھر ترکی کے انجینئرز آئے جنہوں نے ڈیزائن کر کے, آج بھی آپ مظفر آباد جائیں تو آپ کو اس کا جو خوبصورت سین ہے, نیچے سے سرخ رنگ کی چھتیں نظر آتی ہیں, وہ ترکی کے دوستوں نے بنا کے دی ہوئی ہیں. لاہور کے اندر صفائی کے کام کے ساتھ 2 ترکی کی کمپنیاں جو تھیں وہ منسلک تھیں. فیروز پور روڈ حد فاصل تھا, اس سائڈ پہ ایک کمپنی تھی, اس سائڈ پہ دوسری کمپنی تھی. جب PTI آئی ہے
तो बानी पीटीआई ने टारगेट करके उन दोनों कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, लेकिन सर हमें ये भी खातिर में रखना होगा कि पीटीआई के ही हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा जो तजारती हुजूम था वो था पाकिस्तान वो जब पीटीआई आई है तो उन्होंने दोनों कंपनियों को निकाला, और मुझे चूंकि उन कंपनियों के अंदर तक रसाई थी और उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी की गई कि हमारा इशू जो है वो पब्लिक करें या मीडिया पे बात करें, तो उन्होंने बताया कि टर्की की गवर्नमेंट ने उस वक्त बकायदा बाय पॉलिसी ये तय कर दिया था कि हम किसी पाकिस्तान के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे ना उसके अंदर हिस्सा लेंगे। इसलिए जब पेशावर की बीआरटी चलाने का वक्त आया तो वो ऑपरेटिंग कंपनी जो लाहौर में थी और निकाल दी गई थी, नोटिस के ऊपर थी, उसको रिक्वेस्ट की गई उस वक्त की वफाकी हुकूमत से और केपी की हुकूमत से, उन्होंने वो नहीं किया। ये जो डैमेज हुआ है ना दोनों साइड के ऊपर, उसको अनडू करने की कोशिश हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, और मेरा ख्याल है कि आज का दौरा इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। हम तुर्की का ट्रेड बैलेंस हमेशा हमसे ज्यादा रहेगा, हमने बहरी जहाज उनसे लिए हैं, हम अटक जो है वो हेलीकॉप्टर उनसे ले रहे हैं, हम वो जो है अकिंजी ड्रोन उनसे ले रहे हैं, हम बहुत कुछ उनसे चीजें अपनी दिफाई हवाले से ले रहे हैं। मतलब 60 साल के बाद पाकिस्तान को नया बहरी जहाज जो है वो तुर्की ने दिया, उससे पहले हम सारे इस्तेमाल शुदा लिया करते थे, तो अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वही है, हाउ डू यू सी द टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सर? देखिए जी, एक तो आप कह सकते हैं कि गजा की जो सूरत हाल है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गजा के बारे में कहा है कि हम उसको टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है ना, जो इन तमाम लोगों को जो 2 मिलियन है पैलेस्टीन वहां पे, उनको वहां से बेदखल होके उनको जाना पड़ेगा इजिप्ट में, जॉर्डन में, तो जाहिर बात है तुर्किया जो है वो भी आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इफेक्ट होता है इस फैसले से, क्योंकि ये बिल्कुल इसराइल के साथ ये भी वहां बैठे हैं। देखिए गजा के हवाले से तो बिल्कुल आई एम श्योर बातचीत हुई होगी, पाकिस्तान और तुर्किया के स्टैंड एक ही है कि जनाब वहां गजा में इनको रहने देना चाहिए और वहीं रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, देखिए एक चीज को आपने भूलना नहीं है, अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल खानदान है जिसका तुर्किया के साथ बड़े रवायती ताल्लुकात रहे हैं और खासकर अर्दोगान के साथ पिछले 10 साल से, तो वो डेफिनेटली आप क्रेडिट दें, वो शरीफ फैमिली है। तभी आप देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो ये सारी कंट्रोवर्सी चली है, तो हम ये सुनते थे पिछले चंद महीने से कि पूरी कोशिश की जा रही है कि अर्दोगान साहब को मजबूर किया जाए या उनको रिक्वेस्ट किया जाए बार बार कि आप पाकिस्तान का भी एक दौरा करें। और ये अब चाइनीज प्रेसिडेंट भी गालिबन 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो ये मैं ख्याल गवर्नमेंट की कामयाबी है, ये कामयाबी है कि अर्दोगान हैज डिसाइडेड फाइनली हैज कम टू पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल दिस कंट्रोवर्सी। एक तो ये, और दूसरा बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आज आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अच्छी ये हमारी जो रूलिंग फैमिली है, अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा, शी वाज देयर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शहबाज शरीफ साहब के बेटे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो भी जो बिजनेस में काफी एक्टिव है, उनको भी मैंने देखा था, वो लोग जो अर्दोगान को मिल रहे थे या मिलने के लिए लाइन अप थे। लेकिन भारत, इट इज गुड, हमने उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया है, इस डार साहब ये जो मुआहदे हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देखें, जब तुर्की की बात आती है, तुर्की की जब बात आती है पाकिस्तान के साथ हमारे उनके जो ताल्लुकात हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आप कोई नेगेटिव पॉइंट आउट कर नहीं सकते। खिलाफत मूवमेंट से, प्री पार्टीशन से एक खास लव है, एक मोहब्बत है बिटवीन द पीपल ऑफ तुर्किया एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। चाहे बेशक जो भी बीच में इसराइल का फैक्टर हो, गजा का फैक्टर हो, तुर्किया के साथ वी बोथ स्टैंड बाय ईच अदर। हमारे इकोनॉमिक टाइज, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे बाकियों की तरफ भी बढ़ लेने दीजिए, पॉइंट आपका आ गया क्लैरिटी के साथ। वलीद साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। सर, नवंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक जो मेरे पास, मैंने जो रिसर्च इकट्ठी की सर, उसके मुताबिक, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पर ऐसी है, लेकिन जो रिटन अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये हैं कि अब तक 131 MOUs पर और मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, और आज के 24 मुआहदे में डालती हूँ तो सर ये बन जाते हैं तकरीबन कोई 155। लेकिन इन 4 महीनों में ये होने वाले जो 155 मुआहदे हैं, उनमें से अगर मैं 24 को निकाल भी दूँ, जो वो पिछले 131 थे, आपको अभी तक उसके मुताबिक कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई नजर आई है, कौन सा कोई मंसूबा चलता हुआ नजर आया, कितने लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आया, जरा इस पे तो थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, ये दो मुल्कों के दरमियान जो भी ये MOUs होते हैं,
उनमें फिर उसके बाद वर्किंग शुरू होती, ठीक, यानी ये नहीं कि MOU साइन हुआ अगले दिन इंजीनियर इधर पहुंच गए। ठीक है सर, 4 महीनों में कोई तो वर्किंग होनी चाहिए थी ना? MOUs है ना वो, ठीक है। मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, वो एग्री करते हैं कि हाँ जी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, मे बी साल लग जाए, 2 साल लग जाए। कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी तरह से एकदम ओवरनाइट तो प्रोजेक्ट नहीं आता। ठीक है, दुनिया भर में ऐसा है, यानी कि आज अगर बातचीत हो रही है तो अगले दिन वो पाइपलाइन नहीं तो बिछाती। सर जैसे आप कह रहे हैं कि साल से 2 साल, तो उसका मतलब फिर हम अभी तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर काम कर बिल्कुल, देखें जब ये पिछले दौर में कुछ चीज़ों में डेवलपमेंट जो हुई जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी, 98 में लाहौर की सफाई का काम शुरू हुआ, फिर बातचीत शुरू हुई कि हमने कहीं किसी के साथ एग्रीमेंट करना है, फिर वो टर्की के साथ ये बातचीत हुई कि आपकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है इसको इसमें, तो आप यहाँ पे आके सफाई वगैरह करें, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट के इदारे थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो तो काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने आके अपनी मशीनरी लाए यहाँ पे और सफाई का काम शुरू किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यानी वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो देखभाल के अगले भी फिर जब वो ये जाएंगे, बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे, बातचीत होगी फर्दर। और जो अभी वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम तो उनका हमारे से डबल है, यानी कि वो हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, हम तकरीबन आधी कर रहे हैं उनको। तो ये बैलेंस जो है उसको भी हमने थोड़ा सा करना है कि पाकिस्तान उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है मज़ीद, और बढ़ रहा है। मतलब पिछले अगर आप 5 साल में देखें तो उसमें 350 से 450 मिलियन डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स टर्की। मैं यहाँ पे अपनी भी रहनुमाई के लिए और आपकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब अगर मैं गलत होंगी तो आप मुझे सही भी कीजिएगा सर, ये जो मेट्रो बस चल रही है पाकिस्तान में, ये भी तुर्की का ही लाया हुआ एक मंसूबा है, राइट सर? 5 साल के लिए इसकी रकम जो थी किराए की वो मुकर्रर की गई थी, 20 रुपये जो है वो किराया रखा जाएगा। और उसके बाद हमने देखा चूंकि वो MOU की जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो उसमें शिकी यही डाली गई थी कि 20 रुपये रखा जाएगा। अब सर उस 5 साल के दौरान ना तो कंपनी को फ़ायदा कुछ हुआ, ना हुकूमती ख़जाने में कुछ जमा हुआ, और आज चीज़ जूं की तूं है। और यहाँ तक कि हम इसके ऊपर कोई प्राइवेट ब्रांडिंग भी नहीं कर सकते कि जिससे कौमी ख़जाने में कोई ना कोई रकम जो है वो बढ़ सके, या इस क्या कहते प्रोजेक्ट का कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो सर इस किस्म के जो मुआहदे होंगे, आपको नहीं लगता कि ये मतलब यानी कि बेसूद है? नहीं, ये उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ आके इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक, दुनिया भर की जो इस तरह की ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी प्रॉफिट में नहीं जाते। अच्छा, यानी उससे आप ये मत सोचें कि ये जो बस चल रही है ये प्रॉफिट देगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बस जो चलनी है उसने रात 11 बजे अगर वो अपने एक जगह से चली है तो दूसरे एंड पे उसने पहुंचना है, चाहे एक मुसाफिर बैठा हो, ठीक है, तो वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को इसमें करना पड़ता है। इंग्लैंड की जितनी अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, ठीक है, उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है। सही है। फिर ये कि वहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पे भी बात हुई कि जो इनके स्टेशन हैं, स्टॉप्स हैं, वहाँ पे हम कोई होर्डिंग्स या कोई इस तरह से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट करें। लेकिन ये जो तासुर है ना कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, चाहे रेलवेज हो, चाहे ये उससे पहले वॉल्वो बसें चलती रही 80s में, यहाँ पे नारे लगते रहे कि जी देखें नुकसान में जा रहा सारा कुछ। भाई दुनिया की ट्रांसपोर्ट तो कभी भी फायदे में नहीं जाती। ठीक है, यानी पॉइंट उसमें आपका कैसे आप हो सकता सकता है रह गया, ज्यादती हो जाएगी। फैजी साहब के पास टाइम कम रह जाएगा। फैजी साहब प्लीज सर कमेंट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद में बैठ के सब्ज़ हिलाली परचम और सुर्ख हिलाली परचम मैं जब इकट्ठे देख रहा हूँ ना, तो मुझे उसमें सच्ची बात है कि इतनी तकवीत मिल रही है कि काश उम्मत मुस्लिमा के भी बाकी ममालिक भी इसी तरह ही मिलजुल के काम करना शुरू कर दे। और ये जो अर्दवान साहब का दौरा है इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिर पाकिस्तान, ये ऐसे वक्त में है जब ये मूंग दल रहा है इसराइली नवाज़ों के सीनों पर और ख़ुद इसराइल पर। लेकिन मैं सारी बातें हो गई, मैं तफसीलात में तो नहीं जा सकता, वक्त इतना नहीं है। लेकिन मुझे एक अफसोस ज़रूर हुआ कि फिर मैं ये बात करूँगा कि PTI के बाज़ एक्स अकाउंट से जिस तरह ट्रोलिंग रजब तैयब एर्दवान की भी की गई है ना, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ है। अब पता नहीं उसकी वजह पाकिस्तान के मुफादात के लिए आगे बढ़ना है या तुर्की की जानिब से सबसे पहले इसराइल से अपनी ट्रेड ख़त्म करना है। मुझे इस सवाल का जवाब बाद में कभी मैं लूँगा, किसी से दोस्तों से पूछूंगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम हर ऐसे मौके पर ऐसा क्यों करते हैं जब हमें गाज़ा के हवाले से, और आज इस्लामाबाद में खड़े होकर जब एक दफ़ा फिर रजब तैयब एर्दवान
वो कश्मीर की बात कर रहे थे, भारतीय मजालम की बात कर रहे थे, फिस्तायत की बात कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे। ऐसे मौके मेरा ख्याल है हम सबको पाकिस्तानी बनकर उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, ना कि अन्य वाह और अट्ठो अठ बाहर की लॉबिंग फिल्म के कहने पे ठीक है हम सर। ऐसे हरकतें करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो और ओवरसीज के दिमाग जो है हम पाकिस्तान मुखालिफ बनाने की कोशिश करें। चलें, टॉक शो से मुतालिक तो हमने आज की जो भी जितनी भी ताज़ा अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर भी की और बात भी की, लेकिन आज की रात हम सभी के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी ख़ास है, शब बारात है। तो आप सबसे यही दुआ है कि हमें, हमारी पूरी टीम को, हमारे चैनल की इंतज़ामिया को, मालिकान को, सभी को अपनी दुआओं में ख़ास औक़ात याद रखिएगा। अल्लाह ताला आज हमारा बजट डिसाइड करेंगे कि हमें आने वाले साल में क्या मिलना है क्या नहीं है। तो अपने लिए भी दुआएं कीजिए, हमारे लिए भी दुआएं कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।